आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का गंभीर घोष प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। साथियों, इस चैनल पर हम अब तक आपके साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त सूचनाएं लेकर आते जाते रहे हैं। आपको समय समय पर ज़रूरी सूचनाएं देते रहे हैं। आज हम इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य की कुछ कहानियों के बारे में बात करते हुए आपके साथ कुछ दूर तक चलेंगे। और आज हम कथा साहित्य के एक महान रचनाकार, महान कथा शिल्पी जयशंकर प्रसाद के बारे में बातें करेंगे। कथा शिल्पी की तरह से हम प्रेमचंद को तो याद करते ही हैं, परंतु उसी युग में, उसी काल के एक बड़े विराट कवि, छायावादी कवि की तरह से जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जयशंकर प्रसाद, वे न सिर्फ बड़े कवि थे, उसके साथ ही बड़े कथा शिल्पी भी थे। बहुत महत्वपूर्ण नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद के कामायनी, आंसू, झरना जैसी काव्य कृतियों के साथ साथ उनकी कहानियों छोटा जादूगर, आकाशदीप, गुंडा, मधुआ या अशोक, ग्राम जीवन, इंद्रजाल, तानसेन, बभ्रुवाहन जैसी कहानियों के लिए जहां उन्हें याद किया जाता है, वहीं ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटकों के लिए भी जयशंकर प्रसाद एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त रचनाकार की तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में याद किए जाते रहेंगे। तो आज जयशंकर प्रसाद की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी पुरस्कार के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पुरस्कार दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य, हिंदी की कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं, अधिकांश में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कहानी की तरह से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। पुरस्कार कहानी हिंदी कहानी की आरंभिक उन महत्वपूर्ण कहानियों में से है जिसने हिंदी कहानी को एक दिशा दी है, एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम जिसे हम कह सकते हैं, वह देने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। और जैसा मैंने अभी इस वीडियो की शुरुआत में आपको कहानी की शुरुआत, पुरस्कार की शुरुआत पढ़कर सुनाई, आपने ध्यान दिया होगा आर्द्रा नक्षत्र और आकाश में बादलों की उमड़ घुमड़, देवदुन्दुभी का घोष, और इस तरह से एक संस्कृतनिष्ठ प्रांजल भाषा में कहानी की शुरुआत से जयशंकर प्रसाद एक दृश्य रचते हैं, एक चित्र बनाते हैं, एक ऐसा संसार रचते हैं जो हमारे सामने एक चित्र की तरह से, एक फोटो की तरह से, जैसे हम कहें कि हमारे सामने चलचित्र की तरह से एक पिक्चर बनने लगती है। और यह उनकी कथा शिल्प की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। उनके शिल्प के ही पक्ष पर बहुत शुरुआत में ही ये बातें करता चलूँ कि जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, भले ही यहाँ पुरस्कार जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह उनके मूल स्वभाव, जिसमें जहाँ वह अपने ऐतिहासिक चरित्रों के करीब जाते हैं बार बार, उसी मूल स्वभाव की कहानी है। इसमें एक कौशल प्रांत के राजा के राज्य में निवास करने वाली एक साधारण स्त्री है मधुलिका, एक साधारण नायिका है मधुलिका, उसकी कहानी है। हालांकि बाद में आगे जाकर आप देखेंगे यह साधारण दिखने वाली स्त्री, जिसके खेत पर कौशल नरेश हल चला रहे हैं और जो स्त्री गर्वोन्मत्त माथा लिए हुए राजा को बीज रोपण के लिए बीज देती जा रही है, उसी मधुलिका के साथ बहुत सारी और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। वह कौशल के वीर सेनापति सिंहमित्र की कन्या है। सिंहमित्र जिसने कौशल के लिए युद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है, कौशल के लिए अपनी जान दी है, वह उस वीर सेनापति सिंहमित्र की कन्या है। जब राजधर्म के अनुसार, राज परंपरा के अनुसार राजा की ओर से
वर्ष में एक बार जब राजा खेती करने निकलते हैं तो राजा की ओर से जिस जमीन का चयन किया जाता है, चले जाने के बाद मधुलिका के पास केवल यह जमीन ही है जो उसका आसरा थी। किंतु जब राज परंपरा के अनुसार राजा कृषक की तरह से खेत पर हल चला लेते हैं और जिस व्यक्ति की ज़मीन ली जाती है उसे पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं दिए जाने की जो परंपरा है, उसके तहत मधुलिका को कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। मधुलिका स्वाभिमान से गर्वोन्मत्त माथे के साथ फिर एक बार राजा के सामने खड़ी होती है और पुरस्कार लेने से इनकार करती है। पुरस्कार लेने से मना करने के पीछे आशय शायद यहाँ पर उसका स्वाभिमान इस बात का भी है कि वह अपनी ज़मीन बेच नहीं सकती। भले ही राज परंपरा के लिए उसने उसे दे दिया, सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया, परंतु वह उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहती और उसके बाद वह लगातार कई वर्षों तक श्रम करके, खेतों में श्रम करके, श्रमिक की तरह से काम करके अपना जीविकोपार्जन करती है। कहानी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि कहानी, हिंदी कहानी को एक नई दिशा देने वाली कहानी है। कहानी में आप देखेंगे कि हमारी प्राचीन परंपरा में, कथा साहित्य में नायक बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी। नायक का होना, घटना को होना। नायक के बिना किसी कहानी की कल्पना की जा सकती है। नायक की जगह कहानी में नायिका प्रमुख हो सकती है और नायिका प्रधान एक कहानी हो सकती है। यह इस दृष्टि से एक अनूठी और महत्वपूर्ण कहानी है। मधुलिका कहानी की नायिका है और कथा का केंद्रीय चरित्र। मधुलिका का स्वाभिमान, मधुलिका का गर्व, मधुलिका का प्रेम, मधुलिका के भीतर का द्वंद्व, यही इस कहानी के प्राण हैं। इस कहानी में जब राजा खेत में हल चला रहे होते हैं, एक उत्सव का माहौल होता है, तब पड़ोसी राज का एक राजकुमार अरुण, वह भी इस उत्सव का एक छोटा सा हिस्सा होता है। वह किनारे से खड़ा हुआ इस पूरे दृश्य को देख रहा होता है। एक दिन बाद ही शायद, जब वह मधुलिका से किसी बहाने से मिलने जाता है, उससे अपना प्रणय निवेदन भी करता है, पर मधुलिका उसे मजाक समझकर, हंसकर उस बात को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। राजकुमार भी वापस चला जाता है। कई बरस बाद मधुलिका की झोपड़ी के पास रात को अंधेरे में, बारिश के समय में कुछ पदचाप सुनाई देती है। मधुलिका देखती है, अरुण उसके सामने खड़ा है। अरुण यानी वही राजकुमार जो उस उत्सव के माहौल में उसके बाद उससे प्रणय निवेदन करने आया था। मधुलिका ने उस समय तो उसे इनकार किया था, किंतु उसके प्रणय ने उसके हृदय में कहीं गहरी पैठ बनाई थी। मधुलिका ने उस राजकुमार को गाहे बेगाहे याद किया, पर वह राजकुमार था, वह एक सामान्य नागरिक। राजकुमार चला गया था, पर आज राजकुमार फिर सामने था। मधुलिका के हृदय में उस पुराने प्रेम ने फिर से अंगड़ाई ली और मधुलिका ने राजकुमार अरुण के साथ अपने प्रणय के बहुत सारे दृश्यों की कल्पना को जीवंत किया। उसने उसके साथ बहुत सुंदर छोटा सा जीवन जिया। किंतु राजकुमार अरुण, जो उस समय राजकुमार था, आज एक निर्वासित राजकुमार है। आज एक विद्रोही राजकुमार के रूप में कौशल में पुनः वापस आया है, चोरी छिपे। वह मधुलिका से प्रणय को अपने आगे तो बढ़ाता है, अपने प्रेम को तो दर्शाता है, पर मधुलिका के विश्वास, राज परिवार में उसकी जो साख है, उसको भी भुनाने की कुछ छोटी सी कोशिश करता है। वह मधुलिका को राजरानी, कौशल की राजरानी के रूप में कल्पना के हिंडोले पर बिठाता है। वह मधुलिका को इस बात का एहसास दिलाता है कि वह महारानी का एक जीवन जीने वाली है और राजकुमार अरुण की महारानी की तरह से, परंतु उसके लिए वह उससे कुछ मांगता है और मांगने के लिए वह उसे राजा के पास भी भेजता है। राजा से मधुलिका कौशल के दुर्ग के समीप की एक जमीन मांगने जाती है अपने खेत के लिए। जिस स्वाभिमानी कन्या ने कभी अपनी ज़मीन के लिए दी जाने वाली कई गुना स्वर्ण मुद्राएं इनकार कर दी थी, उसी स्त्री ने, उसी कन्या ने आज राजा के सामने जाकर के कौशल के समीप की ज़मीन मांगी। क्यों? अरुण की योजना के मुताबिक। मधुलिका उसके साथ अपने जीवन के सपने ही देख रही थी, किंतु अरुण के मन में एक कल्पना थी, एक योजना थी। अरुण ने कौशल के दुर्ग के समीप की उस ज़मीन को लिया
और मधुलिका के साथ उस पर काम शुरू किया। मधुलिका को जब इस बात का एहसास होता है कि अरुण राजरानी के जो सपने उसे दिखा रहा है उसके पीछे, उसकी तह में, उसकी ज़मीन में कौशल के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, मधुलिका एक द्वंद्व में घिरती है। राष्ट्र के प्रति दायित्व, देश के प्रति दायित्व, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी, देश प्रेम और इधर अरुण से उसका प्रेम, उसका एक भावी सुखद जीवन। मधुलिका बहुत बहुत बार परेशान होती है, ऊहापोह की स्थिति में आती है और अंत में वह किस रास्ते जाती है? वह विक्षिप्त सी, पागलों सी दौड़ती हुई रात को, जब अरुण को, जिस रात को हमला करके कौशल को जीत लेना था, जब राजमहल के ओर उसे बढ़ना था, उसके कुछ पहले ही दौड़ती भागती वह राजमहल के सिंहद्वार पर पहुंचकर चिल्लाती है। जिस तरह से उसने अपनी बात का महत्व सैनिकों को बताया, उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा उसकी बात सुनकर एक बारगी भरोसा न भी करते, परंतु वह उसे पहचान गए थे। वह कौशल के पूर्व सेनापति सिंहमित्र की कन्या थी। उसकी बात पर उन्हें भरोसा करना ही था, और वह भी इस सामरिक महत्व की एक सूचना के लिए। राजा ने पहले तो शत्रु से निपटने का रास्ता सोचा। अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। अरुण की योजना विफल हो गई। विफल सिर्फ अरुण की योजना नहीं हुई, विफल मधुलिका का जीवन भी हो गया। मधुलिका के जीवन के सपने भी खंडित हुए। किंतु महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि मधुलिका एक ऐसा चरित्र बनकर उभरती है पूरी कहानी में, जो स्वाभिमानी है, जो देश प्रेमी है, जो निष्कपट प्रेमी भी है। मधुलिका के चरित्र की विशेषता यहाँ पर यहीं स्थापित होती है कि वह अपने प्रेम के लिए देश के साथ धोखा नहीं कर सकती। अपनी उस जमीन के लिए जिसके लिए उसे बेचना गवारा नहीं था, वह जिस वीर सेनापति की कन्या है, उस सेनापति के शौर्य, उस सेनापति के इतिहास, उस सेनापति के नाम के साथ उसे यह दाग मंजूर नहीं था। वह राजा के पास पहुंचकर सारी बात उसे बता देती है, सारा षड्यंत्र उसे बता देती है। कुछ बातें छुपी रह जाती हैं। अगली सुबह जैसा कि होना ही था, अरुण जो शत्रु था, जिसे कौशल की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, उसे राज दरबार में दंड दिया जाता है। द्रोही के लिए दंड निश्चित रूप से प्राणदंड ही होना था। प्राणदंड की घोषणा के साथ ही राजा नज़रें घुमाते हैं और मधुलिका से पूछते हैं कि मधुलिका, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। अरुण मधुलिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मधुलिका सर झुकाकर खड़ी है। मधुलिका बहुत शाइस्तगी से, बहुत धीरे से अरुण की ओर एक कदम बढ़ती है और कहती है, यह कहानी का चरम है, कहानी का उत्स है, जहां राजा अरुण को प्राणदंड दे रहा है और मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहता है। मधुलिका पुरस्कार मांगती है, तो मुझे भी प्राणदंड मिले, मुझे भी प्राणदंड मिले। प्राणदंड पुरस्कार हो सकता है, हाँ, उस प्रेमी हृदय के लिए, मधुलिका के उस हृदय के लिए जो अरुण को बेतहाशा, बेइंतहा प्यार भी करती है, परंतु अपने देश के लिए अपने दायित्व से विमुख नहीं हो पाती। अब अरुण के बिना वह जीना भी नहीं चाहती है। अपना दायित्व निभाने के साथ साथ वह अपने प्रेम के प्रति भी अपना दायित्व निभाती है और अपने जीवन का उत्सर्ग करते हुए अपने प्रेमी के साथ मर जाने को, मिट जाने को तैयार हो जाती है। वही मधुलिका पुरस्कार में मांगती है कि मुझे भी प्राणदंड मिले। सारी सभा स्तब्ध है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, पर मधुलिका का एक अमर चरित्र गढ़ दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद एक चरित्र की संरचना करते हैं, एक नायिका की संरचना करते हैं हिंदी कहानी में, जो हिंदी कहानी को आगे लेकर के जाती है। और वह चरित्र, वह उत्सर्ग, वह प्राणोत्सर्ग, वह द्वंद्व, वह ऊहापोह कहानी का प्राण बनती है और कहानी का एक शिल्प हमारे सामने आता है। कहानी एक मुकम्मल कहानी बनकर हमारे सामने आती है। यह कहानी मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ और बार बार इसमें नए नए आयाम भी मुझे दिखते हैं। आप भी पढ़िए
और आगे फिर कभी किसी और कहानी के साथ किसी और संवाद के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।